So today we'll start with from the next chapter, that is second law. Okay. So very first definition or concept which comes in first law, sorry, second law is thermal energy reservoir. In short, it is called TER. Okay. So what do you mean by thermal energy reservoir? Okay. So there are mainly basically two types of thermal energy reservoir to which we will deal. First one we called as a source. Second one we called sink. Okay. So when we talk about source is something from where I can take any large amount of energy and it will not affect any the temperature of that body. Okay. If there is any body from which I can take large amount of energy, thermal energy, okay, and still the temperature of that body is not changing, then I can say that it is a source. Okay. Similarly, sink is a body, okay, which can absorb large amount of thermal energy without changing its temperature, ठीक, और without undergoing any temperature change. ठीक है. तो source supplies large amount of thermal energy without any temperature change. Similarly, on the other hand, absorbs large amount of thermal energy with any temperature change. ठीक है. तो सबसे बेस्ट एग्जांपल सोर्स और सिंक का इज योर एटमॉस्फेयर. ठीक है. जब मैं बात करता हूँ सिंक की एज अ एटमॉस्फेयर इज बिहेविंग एज अ सिंक. ठीक है. तो जब आप जो भी क्या कहते हैं आपके आईसी इंजन्स हैं, ठीक, जो भी आपके पावर प्लांट है, आपका रेफ्रिजरेटर है, तो ठीक है, आपका एयर कंडीशनर है, सब क्या कर रहे हैं, हीट को यहाँ पे डंप कर रहे हैं सिंक एटमॉस्फेयर में. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है. ठीक है. तो एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको जो टेम्परेचर में है वो कोई ऐसा लार्ज इफेक्ट नहीं आ रहा है. अगर टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो भी बहुत स्मॉल डिग्री में हो रहा है. ठीक है. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ सिंक. सिमिलरली, जब मैं बात करता हूँ हीट पंप की, ठीक है, या फिर आप बोलो कि हीटिंग एंड कूलिंग एयर कंडीशनर की, ठीक है, जहाँ पे कूलिंग भी होती है और हीटिंग भी होती है. ठीक है. तो हीटिंग के केस में क्या करता है एयर कंडीशनर, सराउंडिंग से ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. तो मतलब उस टाइम में क्या कर रहा है, सराउंडिंग आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो हीट सप्लाई कर रही है आपको, आपके एयर कंडीशनर को. ठीक है. तो जो भी हीट सप्लाई कर रही है, फिर भी उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है. सो जस्ट ये ध्यान रखना है कि सोर्स मैं उसी बॉडी को बोलूँगा जो मुझे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई कर सके, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, और उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए. ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज, एंड इट शुड दैट एनर्जी शुड बी सफिशिएंटली हाई. ठीक है. सिमिलरली,
Sink, if it can absorb large amount of energy, then it is called sink. ठीक है. Best example is atmosphere for both source and sink. Then, as per the second law, complete conversion of low grade energy into high grade energy is, sorry, in a cycle impossible. ठीक है. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ. ठीक है. देखो, जब सेकेंड लॉ की बात आती है तो देर आर नंबर ऑफ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड लॉ. ठीक है. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कि इफ आई वांट टू कन्वर्ट और low grade energy into high grade energy, that is also in a cycle, means for infinite amount of time continuously I want to convert low grade energy into high grade energy continuously, fully. मतलब जितनी लो ग्रेड एनर्जी आपके पास उतनी ही हाई ग्रेड एनर्जी हो. सो दैट यू कैन नॉट डू, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक. लो ग्रेड एनर्जी मीन्स high grade energy means tick. Why we call heat as a low grade, work as a high grade? Because when we talk about heat is a energy which is mainly because of, अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके पास किसी बॉडी में थर्मल एनर्जी है, ठीक है, ठीक, तो मतलब क्या है उसका, जो उसके मॉलिक्यूल्स के हैं उनके पास हाई एनर्जाइज्ड हैं और वो रैंडम मोशन में है. ठीक है. जैसे ऐसे मैं बोलता जाऊँगा कि इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो क्या मतलब बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है और वो हाईली रैंडमाइज्ड मोशन में है. ठीक है. तो जब रैंडमाइज्ड मोशन है तो जो नेट इफेक्ट आ रहा है उसका, वो मुझे कुछ नेट इफेक्ट मिल नहीं रहा है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं उसी मोशन को एक पर्टिकुलर वे में फ्लो कराऊँ, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराऊँ, तो मुझे क्या होगा, एक नेट इफेक्ट मिलेगा. ठीक है. जैसे कि अगर मान लो कि कोई क्लोज रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है, अंदर कुछ बंदे हैं. ठीक. अब अगर ये इस गेट को मुझे खुल नहीं रहा है, मुझे खोलना है, ठीक है, लॉक लगा हुआ है बाहर से मान लो, तो अब ये जो अंदर जो मेरे पास जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उनको एज अ मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ, तो क्या कर रहे हैं, वो इधर उधर अगर जब तक मूव करते रहेंगे तब तक क्या होगा, कभी भी ये गेट ओपन नहीं होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर रैंडम मोशन करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बस इधर उधर वेस्ट. ठीक है. वही मैंने क्या करा, बोल दिया कि सब एक साथ आओ और सबका डायरेक्शन का मूवमेंट एक ही इसी डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है, रैंडम मोशन नहीं हो, सबका मोशन यूनिफॉर्म हो गया, एक ही डायरेक्शन में हो गया. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा भी एफर्ट लगाऊंगा, ये दरवाजे को ब्रेक करने में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. ठीक है. सो दैट्स वाई हीट is called low grade energy. Why? Because the molecule in this form of energy, molecules are in random motion. ठीक है. They are not moving in a particular way. ठीक है, और particular fashion. ऑन द अदर हैंड, जब मैं बात कर रहा हूँ वर्क की, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है, या फिर
पोटेंशियल एनर्जी की, तो पूरा होल बॉडी या जो भी सब मॉलिक्यूल्स है एक ही पर्टिकुलर फैशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एज अ बल्क जो मेरा बॉडी है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड हाई ग्रेड एनर्जी। तो सेकंड लॉ मेरा क्या कह रहा है कि मैं फुली कन्वर्जन फ्रॉम लो ग्रेड एनर्जी टू हाई ग्रेड एनर्जी दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब वो इम्पॉसिबल क्यों है हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आता रहेगा, ठीक है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट statements of second law we all know. First one is Kelvin Planck's statement, ठीक है। So what Kelvin Planck said, he said in simple word कि you can't have a device which is working in a cycle and giving a net work output when it is interacting with a single heat reservoir। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ऐसी कोई बॉडी, मैं ऐसी कोई डिवाइस नहीं बना सकता जो क्या कर रही है, एक सिंगल हीट रिजर्वायर से इंटरेक्शन कर रही है, साइकिल में वर्क कर रही है। साइकिल में वर्क करने का मतलब कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, इनफाइनाइट अमाउंट टाइम के लिए ये काम कर सकती है और मुझे एक नेटवर्क आउटपुट दे रही है। इंटरेक्शन इज वन विद थर्मल एनर्जी, वन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, ठीक है। अगर कोई ऐसी एनर्जी आपने क्या कहते हैं डिवाइस सोच रखी है बनाने के लिए, सो दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। फिर से, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव और टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, ठीक है, operating in a cycle which is interacting with a one thermal energy reservoir and producing a network, ठीक है। तो that device is impossible, ठीक। ये किसका स्टेटमेंट है? केल्विन प्लांक का। और इसी को हम बोलते हैं PMM सेकंड। परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ टाइप 1 हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है। टाइप 1 क्या था कि कहीं से भी एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर रही है और आपको कंटिन्यूसली वर्क आउटपुट दे रही है, दैट इज PMM1, दैट वाज PMM1। PMM2 क्या है कि सिंगल रिजर्वायर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है और फुली उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, वर्क आउटपुट में। दिस इज कॉल्ड PMM2, ठीक है। सो बोथ PMM1 एंड PMM2 आर इम्पॉसिबल इवन इन आइडियल केस। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? बोथ PMM1 एंड PMM2 आर इम्पॉसिबल इवन इन आइडियल केस। आइडियल केस भी अगर आप लेके चलोगे तब भी पॉसिबल नहीं है, PMM1 एंड PMM2, ठीक। So what Kelvin Planck told, if I want to tell in terms of efficiency, so what we have, efficiency is equal to work output upon Q input, ठीक है। वर्क आउटपुट, अब यहाँ पे अगर आप इस फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू W आउटपुट। इस साइकिल के लिए यहाँ पे जो साइकिल कंप्लीट कर रही है इसके लिए अगर आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हो तो क्या है, Q इनपुट हो रहा है तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, इंटीग्रेशन Q साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W, इधर क्या आ जाएगा Q और इधर आ जाएगा W आउटपुट, ठीक है। दोनों सेम है, इसका मतलब एफिशिएंसी की क्या हो गई, 1, दैट मीन्स एफिशिएंसी इज 100%, ठीक है। और ये उसने क्या बोला है कि इट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट मीन्स नॉट इक्वल टू, कैन नॉट बी। दिस इज द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लांक, ठीक है। सो दैट efficiency of any heat engine cannot be 100% और any heat engine cannot be 100% efficient, ठीक है। सो जो हीट इंजन का टर्म डिफाइन कॉन्सेप्ट आया वो इसी स्टेटमेंट से आया, दैट इज कॉल्ड हीट इंजन,
ठीक है. So what is a heat engine? Heat engine is a device which is working in a cycle okay, extracting heat from a thermal energy reservoir and converting some part of it into work and remaining part rejecting to the another thermal energy reservoir. ठीक है. This is called what? Heat engine. आ रहा है समझ में? ठीक है. कहाँ से आया? पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सबसे पहले कि ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक से इंटरेक्ट करे और पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दे. ठीक है. बट ऐसी पॉसिबल है जो टोटल हीट ले रहा है, उसका कुछ अमाउंट वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है और फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिजेक्ट कर दे रहा है. सिक. दैट डिवाइस, दैट साइक्लिक डिवाइस, वी कॉल इट एज heat engine. Why? Because it is taking heat as a input energy and giving me work as a output. ठीक है. So that's why this is how we define the heat engine. ठीक है. स्टेटमेंट लिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझा दिया इतना, या लिखाना पड़ेगा? ओके. ठीक है, क्योंकि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो. ठीक है. तो अब नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई अगेन फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल फॉर अ हीट इंजन, तो क्या हो जाएगा? इस साइकिल के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, ये जो इंजन वाली साइकिल है, तो यहाँ पे देखो Q1 हीट ऐड हो रही है तो Q1 विल बी पॉजिटिव. ठीक. Q2 हीट बेटा रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इट इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, सो दैट विल बी नेगेटिव इज इक्वल टू वर्क आउटपुट. वर्क आउटपुट सिर्फ एक दिख रहा है आपको और दैट इज ऑल्सो सिस्टम इज डूइंग द वर्क, सो दैट इज पॉजिटिव W आउटपुट. ठीक है. सो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट लॉ फॉर अ हीट इंजन. ठीक है. तो अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहें तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है? वर्क आउटपुट ओवर हीट इनपुट, और वर्क आउटपुट किसके इक्वल है? Q1 माइनस Q2, so divided by Q1, so eta will be 1 minus Q2 by Q1. ठीक है. Q2 is heat rejected और Q1 is heat absorbed. ठीक है. अब इसी के बेसिस पे अगर आपने अभी तक नहीं करा है वो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो. क्या हो गया? ठीक है. मैंने जो क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दिया था कुछ ऐसे था शायद, 1 2 3 प्रेशर वॉल्यूम, इस साइकिल की आपको एफिशिएंसी निकालनी थी. ठीक है. अगर नहीं करा है तो अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और कर लिया है तो वेरी गुड. ठीक है. एंड दैट फॉर्मूला ऑफ efficiency is applicable for all engines. कहीं भी मैंने कुछ नहीं कोई क्या कहते हैं अजम्पशन कहीं नहीं लिया है, डायरेक्ट मुझे पता है कि ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल होता है सबके लिए. ठीक है. सिमिलरली ये लॉ एप्लीकेबल सबके लिए है, तो यहाँ से ये आया. सिमिलरली एफिशिएंसी का ये यूनिवर्सल फार्मूला है, W आउटपुट अपॉन Q इनपुट. कितनी आप आउटपुट मिल रहा है, कितना आपने इनपुट दिया, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी. उसको मैंने बस चेंज किया. ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट और दिस क्या कहते expression or this expression for efficiency can be used for any engine. Then next is Clausius.
से स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। ठीक है, तो हीट इंजन का जस्ट अपोजिट किसने बोला? क्लॉसियस ने बोला। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या है? क्लॉसियस टोल्ड कि it is impossible to have a device which is working on a cycle and extracting heat from a lower temperature reservoir and dumping it to the higher temperature reservoir। मतलब वो ये बोल रहा है कि आप कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर जो आपके यहाँ घर में रखा हुआ है, ऐसा रेफ्रिजरेटर आप ड्रॉ नहीं क्या कहते हैं, इन्वेंट या डेवलप नहीं कर सकते जिसको आपको वर्क नहीं देना पड़ रहा है, मतलब आपको जिसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देनी पड़ रही है, एंड इट इज़ वर्किंग द वे इट इज़ नाउ वर्किंग। मतलब अंदर से टेम्परेचर हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और बाहर में हीट रिजेक्ट कर रहा है। वो वर्क करता रहेगा लेकिन मुझे बाहर वर्क की सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी। सो ऐसा हीट इंजन और ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है। आ रहा है समझ में? सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस। क्या मतलब हुआ? दैट इफ let us say this is lower thermal energy reservoir, lower temperature, and this is higher temperature thermal energy reservoir। ठीक, it is working in a cycle, this device, it is extracting some heat and rejecting same heat to the higher thermal energy reservoir without any work input। ठीक है, सो ऐसी डिवाइस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, सो व्हाट इज पॉसिबल? पॉसिबल इज अ डिवाइस which is working on a cycle, extracting heat from lower temperature reservoir, dumping it into higher temperature and having some work input। ठीक है, this device is possible and this device is called heat pump। it is just रिवर्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन में क्या हो रहा है? हीट डाउनवर्ड है और ये वाली हीट डाउनवर्ड है और वर्क आउटपुट है। ठीक है, जब मैंने सारी इंटरेक्शन का डायरेक्शन चेंज कर दी, सो हीट इंजन विल कन्वर्ट इनटू हीट पंप। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू द डिफाइन अ टर्म जो इसकी कितना एफिशिएंट है ये वो डिनोट करेगा। तो वो टर्म अगर मैं एफिशिएंसी के थ्रू दिखाऊंगा तो देखो मैं यूज़ किस लिए कर रहा हूँ इसको। मेरा जो मोटिव है, जो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है? दो जगह डिजायर्ड इफेक्ट होता है। अगर मैं इसको एज अ हीट पंप यूज़ कर रहा हूँ, हीट पंप का मतलब कि बाहर से मुझे हीट एक्सट्रैक्ट करनी है और अंदर रूम में डंप करनी है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की? विंटर्स की। ठीक है, कि अंदर मुझे क्या करना है? रूम को अपना गर्म करना है। ठीक है, तो क्या करेगा ये? बाहर सराउंडिंग से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके रूम में डंप करेगा। ठीक, तो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? ये है डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे ये हीट चाहिए रूम के अंदर। ठीक, उस डिजायर्ड इफेक्ट के लिए आप उस डिवाइस में इनपुट क्या दे रहे हो? ये इनपुट दे रहे हो। ठीक है, सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी, व्हाट विल बी एफिशिएंसी? मेरे जो मिल रहा है डिजायर्ड आउटपुट मेरा जो है अपॉन जो इनपुट दे रहा हूँ वो डब्ल्यू आई पी है। ठीक है, बट अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं फिर से फॉर अ साइकिल, फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस साइकिल, तो क्या होगा? अगेन इंटीग्रेशन cyclic integral of q should be equal to cyclic integral of w। cyclic integral of q2 is going into the system, so positive, q1 is rejecting from the system, negative, w is work done on the system, so again negative।
from here I can write q1 is equal to q2 plus w input. ठीक है, so you can clearly see that q1 is greater than w input. यहाँ आपको इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि q1 की वैल्यू w इनपुट से ज़्यादा है. ठीक है, तो नाउ इफ यू पुट हेयर द वैल्यू ऑफ q1 इज ग्रेटर देन w इनपुट, तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1. आ रहा समझ में? और अगर आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो इट विल बी ग्रेटर देन 100%. ठीक है, सो अगर मैं इसको भी एफिशिएंसी से डिनोट करूंगा, सो क्या करेगा ये, एफिशिएंसी विल बी माई एफिशिएंसी विल बी मोर देन 100%. ठीक है, तो ये कुछ सेंस नहीं देता आपको. आ रहा समझ में कि 100% एफिशिएंसी हो गई. 100% एफिशिएंसी का मतलब जितना आपने इनपुट किया उतना ही आउटपुट आपको मिल गया. और 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, अभी हम डिफाइन कर चुके हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसको नया टर्म दिया गया, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. आ रहा समझ में? बिकॉज जो इसकी वैल्यू आ रही है वो ऑलवेज, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. ठीक है, बट एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 or cannot be greater than 100%. So that's why one new term was given, or one new term was coined, that is coefficient of performance. So जब मैं बात करूंगा coefficient of performance for heat pump की, COP of heat pump, तब क्या होगा, डिजायर्ड आउटपुट ऑफ हीट पंप. डिजायर्ड आउटपुट ऑफ हीट पंप क्या है, हीट रिजेक्ट करना, जो मुझे हीट डंप करनी है रूम में. सो दैट इज Q1. और वर्क इनपुट क्या है, W इनपुट. ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात कर रहा हूँ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड आउटपुट क्या है. रेफ्रिजरेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर केबिन से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. मतलब हीट एक्सट्रैक्ट कहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे हो रही है. तो डिजायर्ड आउटपुट क्या हो गया मेरा, Q2. वर्क इनपुट अभी भी वही है, W इनपुट. ठीक है, तो दिस इज द COP एक्सप्रेशन फॉर हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर. ठीक है, अब अगर आप Q1 को Q2 प्लस W इनपुट लिखें इस वाले में, ठीक है, COP ऑफ हीट पंप is given Q1 by W input, and it is shown that Q2 plus W input, it is equal to Q2 by W input by W input. अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस Q2 by W input. And this is the COP of refrigerator. So we can say that COP of heat pump is equal to 1 plus COP of रेफ्रिजरेटर. ठीक है, अगर आपके पास हीट पंप की COP है, देन यू कैन फाइंड आउट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. और इफ यू हैव द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, देन यू कैन हैव COP ऑफ हीट पंप. ठीक है, तो अब इफ आई वांट टू टेल दैट सेम एज कि जहां मैंने एज पर दी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक ने क्या बोला था कि एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एज पर दी केल्विन प्लांक. तो सेम एज अगर मैं क्लॉसियस स्टेटमेंट के लिए डिफाइन करना चाहूँ कि विच COP इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्लॉसियस स्टेटमेंट का क्या है, मतलब डिजायर्ड इफेक्ट आपको मिल रहा है, बट जो वर्क इनपुट है दैट इज 0. ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट मिल रहा है, देन वर्क इनपुट इज 0. सो इफ आई एम will put the work input 0, so what will be the value, infinite. Okay, so that is not possible. So
As per the Clausius statement, the COP value of infinite is not possible. ठीक है, और COP of a refrigerator or a heat pump cannot be infinity. ठीक है, ये स्टेटमेंट का दूसरा वे है. इट इज अ सेकंड स्टेटमेंट ऑफ व्हाट क्लॉसियस स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ तक तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगी नहीं, होगी, सब सिंपल सिंपल स्टेटमेंट ही हैं, ऐसी कुछ बात है नहीं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन एंड प्लांक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट. ठीक है, इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि दोनों स्टेटमेंट सेम है. ठीक है, बस उनको बोलने का या इनको एक्सप्रेस करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, बट दोनों स्टेटमेंट का जो मेन एसेंस है वो क्या है, सेम है. वो कैसे हम प्रूव करेंगे? वो प्रूफ करने के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि मान लिया मैंने कि किसी एक इसके स्टेटमेंट को मैं वायलेट कर रहा हूँ. ठीक है, मान लो केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट को मैंने वायलेट किया. मैं केल्विन प्लांक मुझसे बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक हीट इंजन बना दें या ऐसी डिवाइस बना दें जो सिर्फ एक रिजर्वायर से इंटरेक्ट कर रहा है और नेट वर्क आउटपुट दे रहा है. ठीक है, ये बोल रहा हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल. मैं वायलेट किया, वायलेट करने का मतलब मैंने बोला कि ये पॉसिबल है, मेरे पास है, ऐसे मैंने एक इंजन बना लिया मैंने. ठीक है, तो अब इसका वायलेशन क्लॉसियस स्टेटमेंट के वायलेशन को लीड अगर कर रहा है, इसका मतलब कि मैं एक को वायलेट कर रहा हूं तो दूसरा भी वायलेट हो जा रहा है. ठीक है, अब कैसे देखते हैं. लेट्स कंसीडर कि सॉरी, ये कोई इंजन है, it is extracting some amount of heat from TH, converting into work output. Okay, working on a cycle. तो क्या हो गया ये वॉल्यूशन ऑफ केल्विन प्लांक. लिख लो फर्स्ट. वॉल्यूशन ऑफ केल्विन प्लांक. ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसके जस्ट बगल में एक हीट पंप यूज कर रहा हूं. and that heat pump is taking heat from lower energy reservoir, extracting heat. Let us say it is extracting Q1 heat, oh sorry Q2 heat. ठीक है, it is working on a cycle. ठीक, अब साइकिल में वर्क कर रहा होगा तो जब फर्स्ट लॉ लगाओगे तो यहाँ पे कितनी हीट ली इसने, Q2 हीट ली, और मैंने जो इस इंजन का आउटपुट वर्क आउटपुट आ रहा था उस वो मैंने क्या कर दिया, इसको एज अ इनपुट प्रोवाइड करा दिया. आ रहा है समझ में? तो इसका वर्क आउटपुट था वो मैंने इस हीट पंप को एज अ हीट वर्क इनपुट प्रोवाइड करा दिया. ठीक, तो अब ये नेट हीट रिजेक्ट करेगा कहाँ से, हायर टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर. ठीक, तो वो कितना होगा, Q2 यहाँ से आ रहा है और W आउटपुट यहाँ से आ रहा है, तो नेट एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, Q2 प्लस W आउटपुट. ठीक है, एंड from this cycle we know that Q1 is equal to W output, so I can write Q2 plus Q1. This is the net
हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीट पंप टू द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इस ओवरऑल डिवाइस को कंसीडर करूं, ठीक है, तो ये ओवरऑल डिवाइस क्या कर रही है, it is taking heat from Q2, sorry, it is taking Q2 heat from a thermal energy reservoir at TL, ठीक है, and it is dumping same amount of heat। देखो ऊपर से नीचे कितना आ रहा है, एक्सट्रैक्ट कितना हो रहा है Q1, रिजेक्ट कितना हो रहा है Q2 प्लस Q1, तो Q1 ऊपर से आ रहा है और Q2 प्लस Q1 मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा रिजेक्शन ऑफ Q2 हीट अपवर्ड। आ रहा है समझ में, Q2 नीचे है, सॉरी Q1 एब्जॉर्व कर रहा है इंजन, और Q2 प्लस Q1 ये रिजेक्ट कर दे रहा है हीट पंप मेरा, तो नेट को मैं अगर इसका नेट इफेक्ट देखूंगा तो क्या आएगा, वो Q2 रिजेक्शन का आएगा। ठीक है, सो वही Q2 रिजेक्शन हो रहा है कहाँ पे, हायर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये एक डिवाइस क्या हो गई कि इट इज अ डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन अ साइकिल, बिकॉज बोथ दीज डिवाइस वर वर्किंग ऑन अ साइकिल। So it is working on a, it is a device which is working on a cycle, extracting heat from a lower temperature reservoir and rejecting it to higher temperature reservoir without any work input। यहाँ पे कोई सराउंडिंग से वर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, so it is what, it is the violation of Clausius statements। ठीक है, आ रहा है समझ में सबके, कैसे हो रहा है, कोई डाउट है किसी को? ओके, ठीक है, सिंपल है, तो फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब मैंने एक को वॉलेट करके दूसरे का वॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ, दूसरे का वॉल्यूशन अज्यूम कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला एग्जांपल था, मैंने यहाँ पे क्लॉसियस का वॉल्यूशन नहीं किया था। देखो क्लॉसियस क्या बोल रहा है कि ऐसी हीट पंप पॉसिबल, ऐसी डिवाइस पॉसिबल नहीं है जो हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट करे और यहाँ रिजेक्ट कर दे विदाउट वर्क इनपुट। वर्क इनपुट मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो दिस वाज नॉट अ वॉल्यूशन ऑफ क्लॉसियस, दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ ओनली केल्विन प्लांक। मैंने केल्विन प्लांक का वॉल्यूशन किया था बस यहाँ इस इंजन में, बट जब मैंने ओवरऑल को देखा तो वो किसका वॉल्यूशन लीड कर रहा है, वॉल्यूशन ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, द नेक्स्ट इज violation of Clausius statement। ओके, सो अब Clausius स्टेटमेंट का वॉल्यूशन क्या होगा, it is an heat pump okay, it is an heat pump which is extracting some amount of energy from TL and rejecting same amount of energy to higher thermal energy reservoir। ठीक है, and it is working in a cycle। this is the violation of what, Clausius स्टेटमेंट, क्योंकि कोई वर्क इनपुट नहीं है, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और हायर टेम्परेचर में रिजेक्ट कर रहा है विदाउट एनी वर्क इनपुट, सो दैट इज अ वॉल्यूशन ऑफ
क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके बगल में मैंने एक हीट इंजन यूज किया विदाउट विच इज नॉट वायलेटिंग केल्विन प्लैंक, दैट मीन्स it is interacting with both the thermal energy reservoir, working on a cycle and providing some work output। ठीक है, अब let us say कि we have given this engine QL amount of heat। ठीक है, so QL amount of heat अगर मैंने इसको इनपुट कराई और इसने कुछ वर्क आउटपुट किया तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट कितनी कर रहा होगा ये, लेट अस से Q रिजेक्शन ले लो इसको, QR किसके इक्वल होगा, QL माइनस W आउटपुट। फर्स्ट लॉ से अप्लाई करूंगा मैं, फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल, QR इज इक्वल टू QL माइनस W आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस क्लॉज आई एम वायलेटिंग क्लॉसेस स्टेटमेंट बट आई एम नॉट वायलेटिंग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज my engine or my device is working on a cycle and it is interacting with both the thermal energy reservoir। Okay, so अब again if I take these two combined as a my device, okay, so जब मैं इन दोनों को combined as a my device ऐसे कंसिडर करूंगा तो क्या है ये डिवाइस, नेट इंटरेक्शन क्या हो रहा है, दिस इज लोअर TL, दिस इज TH। ठीक है, अब देखो जब मैं ऊपर वाले थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, QL रिजेक्ट कर रहा है, QL एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से जो भी इंटरेक्शन था वो खत्म हो गया। ठीक है, जितना इसने रिजेक्ट किया उतना ही एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे ऊपर वाले रिजर्वायर की जरूरत नहीं है, तो ऊपर वाले रिजर्वायर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा। नीचे में क्या हो रहा है, QL एक्सट्रैक्ट कर रहा है और QL माइनस W आउटपुट रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब नीचे वाले में से अभी कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज माइनस, दैट इज इक्वल टू, देखो QR which is in this case माइनस W आउटपुट। ठीक है, और वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है, ये आपको दिख रहा था यहाँ से वर्क आउटपुट कुछ ना कुछ मिल रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं नेगेटिव साइन को हटाना चाहूँ तो इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ और ऐसे कर सकता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ओवरऑल डिवाइस क्या हुई, इट इज इंटरेक्टिंग विद वन थर्मल एनर्जी रिजर्वायर and converting total energy whatever it is extracting into work without interacting with any other thermal energy reservoir। ठीक है, सिर्फ एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से इंटरेक्ट कर रहा है और पूरी हीट को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। सो इट इज अ वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। ओके, सो आपको दिख रहा है कि जैसे ही मैं एक स्टेटमेंट का वायलेशन कर रहा हूँ दूसरा स्टेटमेंट का वायलेशन अपने आप हो जा रहा है। ठीक है, जब मैंने केल्विन प्लैंक का वायलेशन किया तो क्लॉसेस स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, जब मैं क्लॉसेस स्टेटमेंट का वायलेशन कर रहा हूँ तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है। दैट मीन्स these two statements are equivalent to each other। alright, that's why it is called, they are called parallel statements of second law। मतलब दोनों का जो एसेंस है वो सेम है, जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज डिफरेंट। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है?
ओके, चलिए। नेक्स्ट वन इज कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल कब बोल सकते हैं हम किसी साइकिल को? व्हेन all the process in the cycle are reversible। ठीक है, मेनली हम लोग जो डील करेंगे वो 3 टाइप के साइकिल से डील करते हैं। फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल, सेकंड वन इज इंटरनली रिवर्सिबल, और लास्ट वन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल का मतलब इंटरनली प्लस एक्सटर्नली दोनों रिवर्सिबल है। ठीक है, अब इंटरनली एक्सटर्नली रिवर्सिबल का मतलब क्या है वो भी स्टार्ट हमने कर दिया है, धीरे धीरे अभी सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि इंटरनल रिवर्सिबिलिटी जीरो है, लेकिन एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अभी इरिवर्सिबिलिटी आ रही है। एंड टोटल इरिवर्सिबल का मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, so when we talk about reversible cycle, that means all the process in the cycles are in the cycle are reversible। ठीक है, so what are the different processes which consist of, or which Carnot cycle consists is, first one is reversible adiabatic compression, second is reversible isothermal heat addition, then reversible adiabatic expansion, and last one is reversible isothermal heat rejection। ठीक है, so if I want to draw this cycle, so reversible adiabatic compression and reversible adiabatic heat addition, मुझे ऑलरेडी पता है, आई एम ड्राइंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, आई ऑलरेडी नो दैट dp over dv for isothermal is less than dp over dv एडियाबेटिक। मतलब एडियाबेटिक लाइन का स्लोप और कर्व का स्लोप आइसोथर्मल से ज़्यादा होता है, दैट आई नो ऑलरेडी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन,
2 to 3 reversible isothermal heat addition, then 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक। 4 to 1 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, ठीक है। दिस इज द साइकिल। यहां हीट एडिशन और इस प्रोसेस में हीट रिजेक्शन। दिस वन इज पीवी की पावर, this is PV is equal to constant and this is also PV is equal to constant, ठीक है। सो कार्नोट साइकिल कैसे हो रही है? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास सिलेंडर है और एक, ठीक है। सिलेंडर में आपका वर्किंग फ्लूइड है, दैट इज एन आइडियल गैस, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जब मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं यहां 1 से, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन का मतलब क्या है कि आप कंप्रेस कर रहे हो, रिवर्सिबली कर रहे हो, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द कंप्रेशन देयर इज नो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स दिस होल सिलेंडर शुड बी इंसुलेटेड फॉर द प्रोसेस 1 to 2। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? फॉर द प्रोसेस 1 to 2 दिस होल सिलेंडर शुड बी इंसुलेटेड, ठीक है, बिकॉज इट इज एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन करना है मुझे, सो दैट इज दैट शुड बी नो हीट ट्रांसफर शुड बी देयर, ठीक है। तो जैसे कंप्रेशन किया, पिस्टन यहां से मूव करके नीचे पोजीशन पे कहीं आ गया, लेट अस से यहां आ गया, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, 1 से 2 वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 1 से 2 वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक। अब क्या कर रहा हूं मैं, नाउ आई हैव टू डू रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, नाउ आई हैव टू ऐड द हीट। सो अब हीट ऐड करना है तो क्या करना होगा मुझे, ये इंसुलेशन हटाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज आइसोथर्मल हीट एडिशन, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है और आपको हीट एडिशन भी करना है, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी आइसोलेटेड, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाओगे, ठीक है, पिस्टन क्या होगा, फिर से आप हीट करोगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कुछ ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऊपर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मान लो कुछ इस पोजीशन पे आ गए हम, दिस इज पोजीशन 3, ठीक है। अब पोजीशन 3 के बाद फिर से क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। अब फिर से आपको एडियाबेटिक एक्सपेंशन करना है, इसका मतलब फिर से फुल इंसुलेशन होना चाहिए आपका, कोई भी हीट लॉस नहीं होना चाहिए सराउंडिंग को, ठीक। तो अगेन यू नीड फुल इंसुलेशन, ठीक।
तो फुल इंसिनरेशन के बाद आप फिर से कहाँ जाओगे, 1 पोजीशन पे आओगे, सॉरी 4 पोजीशन पे आओगे, ठीक है। अब 4 पोजीशन कहाँ जाएगी, इसके और ऊपर होगी, ठीक है। यहाँ से लेके मान लो 4th पोजीशन गई यहाँ पे, यहाँ आया पिस्टन आपका, थ्री टू फोर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब 3 to 4 आइसो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया आपका, ठीक है। अब नाउ अगेन व्हाट हैव टू डू, 4 to 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। अब आपको फिर से हीट रिजेक्ट करनी है, ठीक है। तो हीट रिजेक्ट करनी है तो उसके लिए पिस्टन कहाँ से 4 से फिर 1 पोजीशन पे आ रहा है, ठीक। और आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब जो इंसुलेशन है वो आपको हटाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, अगर मुझे आइसोथर्मल कंडीशंस सॉरी मेंटेन करनी है, दैट मीन्स देयर शुड बी कंटिन्यूसली हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, अदरवाइज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ आई वांट टू मेंटेन एडियाबेटिक कंडीशंस, देन देयर शुड नॉट बी एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सो ये पूरी प्रोसेस हुई आपकी क्या, कार्नोट साइकिल में जो प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस की, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी इंसुलेशन आप यू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ इंसुलेशन, इट इज नेवर फुली एडियाबेटिक, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसेस को स्लोली स्लोली करा रहे हैं, सो दैट विल नेवर बी फुली एडियाबेटिक, ठीक है। दैट मीन्स मुझे वो प्रोसेस क्या करानी है, फास्ट करानी है। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल की, सो आइसोथर्मल के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा हीट एडिशन के लिए, हीट रिजेक्शन के लिए, हीट एडिशन के लिए, या हीट इंटरेक्शन के लिए बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, so that temperatures should remain constant during that process. So if you are giving time for the heat interaction between system and surrounding, that then it should be slow, okay. So one process is demanding a fast process, and second process is demanding a slow process, ठीक है। अब फास्ट और स्लो दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही डिवाइस में, एक ही पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में, इट इज वेरी नॉन प्रैक्टिकल। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है, कि अगर पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो क्या होगा, पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होगी, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक कनेक्ट होगी, ठीक है। तो कुछ रोटेशन के लिए वो फास्ट मूव करी, फिर स्लो स्लो मूव करना स्टार्ट कर दिया क्रैंक ने, फिर फास्ट मूव करा, फिर स्लो मूव करना स्टार्ट, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। आ रहा समझ में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन कि हाफ कुछ पार्ट के लिए बहुत क्या कहते हैं स्लो मूव करा, फिर एकदम फास्ट मूव करा, तो क्या होगा, जैसे ही आप स्लो से फास्ट में जाएंगे या फास्ट से स्लो में आएंगे, देयर विल बी अ एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन, ठीक है। और एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन भी चेंज होगा टाइम के साथ, देन इट विल लीड्स टू जर्क, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ जर्क बिकम्स वेरी डेंजरस, ठीक है। जहाँ पे जर्क का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, वहाँ पे सिस्टम आपका बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इफ वी आर डीलिंग विद दिस कार्नोट साइकिल, वी कैन नॉट हैव इन प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज वन रीजन, ठीक। अब दूसरा रीजन क्या है, देखो अगर मुझे बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कराना है, so can you tell me, is it possible to have fast process and even still it is isothermal heat addition or heat rejection, is it possible? No, sir. No. Latent heat. लेटेंट हीट, ठीक है। देखो टेम्परेचर कहाँ का इंक्रीज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर मेरा जो अंदर वर्किंग फ्लूइड है उसका इंक्रीज नहीं हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो अगर मैं, हमने अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ के आ रहे हैं,
ठीक है, अगर मैं यहां से यहां तक, ये टीएस डायग्राम है, ठीक है, इफ आई एम कन्वर्टिंग सैचुरेटेड लिक्विड इनटू सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, सो वॉट एवर फास्ट प्रोसेस आई एम डूइंग द टेम्परेचर विल नॉट चेंज, दैट इज डेफिनेट। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूँ? कितनी भी फास्ट प्रोसेस कराऊं मैं, यहाँ पे कितनी फास्ट इसको हीट, लेटेंट हीट दे दूं, लेकिन जब तक यहाँ से यहाँ तक मैं पहुँच नहीं जाऊंगा, जब तक सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तो टोटल, तब तक टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। आ रहा समझ में? सिमिलरली ये क्या हो गया, हीट एडिशन हुआ, मैं हीट इसको इनपुट करा रहा हूँ और इसका टेम्परेचर सैचुरेटेड वेपर, लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अपोजिट, अगर ये सैचुरेटेड वेपर सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब क्या होगा, हीट रिजेक्ट करेगा ये, और उसको भी मैं कितनी फास्ट करा सकता हूं और टेम्परेचर फिर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं आई कैन मैनेज अ फास्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आ रहा समझ में? मतलब मैं फास्ट आइसोथर्मल प्रोसेस को इन अ फास्ट मैनर करा सकता हूं इफ आई एम डीलिंग विद टू फेज रीजन, ठीक है, वो मैं पॉसिबल कर सकता हूं। तो अब क्या हुआ कि आइसोथर्मल भी फास्ट करा ले रहा हूं और एडियाबेटिक भी फास्ट है, अब तो पॉसिबल हो जाना चाहिए भाई, ठीक है, दोनों कंडीशन फास्ट हो गई। लेकिन आपने फास्ट तो प्रोसेस करा दी, लेकिन भाई प्रोसेस के पहले कुछ वर्ड भी लिखा हुआ है, ये बड़ा बड़ा सा, चारों प्रोसेस में ही बड़ा बड़ा वर्ड लिखा है, रिवर्सिबल 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 रिवर्सिबल। स्टार्टिंग में भी हमने बोल दिया साइकिल इज रिवर्सिबल, ठीक है, एंड वी नो दैट if any, I am saying that if any cycle is reversible, that has to be quasi static plus, ठीक है। अभी एक्सटर्नली रिवर्सिबल को भूल जाओ, मैंने ये बता रखा है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो इट हैज़ टू बी क्वासी स्टैटिक। मतलब क्वासी स्टैटिक आपको पता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। तो अगर मैं कोई साइकिल बोल रहा हूँ या कोई प्रोसेस बोल रहा हूँ कि दैट इज दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दैट मीन्स इट इज क्वासी स्टैटिक, ठीक है। विदाउट बीइंग क्वासी स्टैटिक इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल, ठीक है। अब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, इनफाइनाइटली स्लो। क्यों होती है? क्योंकि मुझे क्या करना है, हर सिस्टम को ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोसेस को रिवर्सिबल कराना है तो मुझे उसको क्वासी स्टैटिकली कराना होगा, और क्वासी स्टैटिकली प्रोसेस क्या होती है, इनफाइनाइटली स्लो होती है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आई एम हैविंग अ इंजन इन विच पिस्टन इज मूविंग इनफाइनाइटली स्लो। So what practical use of that engine in which the piston is moving infinitely slow? आ रहा समझ में? So that's why we didn't use or we cannot use the Carnot cycle for a practical purpose. आ रहा समझ में? पहला रीजन जो था उसको हम टैकल कर सकते हैं, जो मैंने बताया अभी, पहला रीजन की आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, adiabatic process is a fast process, but we can tackle that by doing the isothermal process in a fast manner. But when we talk about reversible cycle, reversible is, if a process is reversible it has to be quasi static, and we all know that for quasi static processes are infinitely slow, because there we have to maintain the equilibrium between system and surrounding every time throughout the process. So a piston, we have an engine in which piston is moving infinitely slow up and down, but what benefit that engine will give in practical application? So that's why we don't use Carnot cycle in practical application. Clear है? किसी को कोई डाउट है इसमें?
सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इसको हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। लिखाना है या क्या कहते हैं, तुम लोग अपने वर्ड्स में लिख लो, ठीक है, जो मैंने बोला है, जैसे सेंटेंस लिखवा देना है। जल्दी बोलो, जल्दी। आई शुड राइट वॉट एवर आई टोल्ड इन टर्म्स ऑफ बुलेट पॉइंट्स, और आप लोग लिख लोगे अपने लैंग्वेज में। लिखा दीजिए सर। So first point is Carnot cycle consists of isothermal and adiabatic process. For achieving isothermal process, it should be done slowly, and for achieving adiabatic process, adiabatic conditions or process, it should be done in a fast manner. Okay, so same engine piston has to move slow, alternatively, that is not practically viable. ठीक है, first one is this. Second is, we can have or we can achieve isothermal process isothermal conditions in a fast manner also, in a fast manner in case of phase change. But since all the processes in Carnot cycle are reversible, so this process has to be quasi-static. That is in phi
nightly slow. And having the engine which is finitely slow is not or will not have any practical. ठीक है, सिंपल है। पहला स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वही जो मैंने बताया कि एक साइकिल एडियाबैटिक साइकिल है, सॉरी एक प्रोसेस, दो प्रोसेस एडियाबैटिक हैं और दो प्रोसेस आइसोथर्मल है। ठीक है, सो फॉर आइसोथर्मल कंडीशन को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट शुड बी वेरी स्लोली। एंड ऑन द अदर हैंड फॉर अचीविंग द एडियाबैटिक कंडीशन इट शुड बी डन इन अ फास्ट मैनर। So in a same cylinder or sorry in the same engine, the piston has to move at two different speed. Well, one is very fast and one is very slow. So that is not practically viable. ठीक. Second one is, even if we can achieve isothermal condition in a fast manner for the case of phase change, जब when we are doing phase change we can achieve isothermal conditions for fast process also, but since all the processes in the Carnot cycle are reversible, ठीक है, कार्नोट साइकिल में जितनी भी प्रोसेस है वो सब रिवर्सिबल हैं। अब रिवर्सिबल होंगी सो क्या मतलब होगा, सारी प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक होना ही होगा, क्योंकि रिवर्सिबल, इफ अ साइकिल इज रिवर्सिबल दैट हैज टू बी क्वासी स्टैटिक साइकिल प्रोसेस। सो इफ द प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक दैट मीन्स इनफाइनाइटली स्लो, एंड हैविंग अ इंजन व्हिच इज मूविंग इनफाइनाइटली स्लो इज ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट यूज कार्नोट साइकिल इन प्रैक्टिकल पर्पज। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है, अब देखो, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखो इसको मैंने ये अज्यूम किया कि जो हायर टेम्परेचर है 2 to 3 क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल कंडीशन है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आइसोथर्मल। सिमिलरली 4 to 1 आइसोथर्मल है, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आइसोथर्मल है तो लेट अस अज्यूम दैट द टेम्परेचर फ्रॉम 2 to 3 इज TH, okay, and temperature from 4 to 1 is TL। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्योंकि आइसोथर्मल है तो 4 पे भी टेम्परेचर 1 TL होगा, 1 पे भी TL होगा, 2 पे भी TL होगा, सॉरी 2 पे TH होगा, 3 पे भी TH होगा। ठीक, अब इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी के लिए अभी हमने फार्मूला एक ड्राइव किया था कि वी कैन फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन बाय यूजिंग 1 माइनस Q हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय Q हीट एडिशन। अभी हमने प्रूफ किया था जब हम क्या कहते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। ठीक, अब वहाँ मुझे पता है हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन कहाँ पे हो रहा है। देखो, हीट एडिशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 to 3, process 2 to 3 heat addition, and heat rejection is taking place between 4 to 1, process 4 to 1 is heat addition, and both process are isothermal। ठीक है, so we know from first law, if we talk about process 2 to 3, ठीक है, first law Q will be Q 2 to 3 will be equal to du plus
W223, ठीक है। बट फॉर आइडियल गैस U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, ठीक है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए du क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q223 इज इक्वल टू du0 W223। ओके, अब W223 आइसोथर्मल के लिए वी नो दैट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस quasi-static closed system ideal gas, what is the value of, what is the expression for work? Expression for work can be written as P2V2 ln V3 by V2, ठीक है। एंड P2V2 कैन बी चेंज्ड MR TH ln V3 by V2। किसी को कोई प्रॉब्लम है? 2 पे और 3 पे टेम्परेचर क्या होगा, TH होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ पॉइंट 2 पे तो क्या हो जाएगा, P2V2 इज इक्वल टू MR T2 आता, और T2 किसके इक्वल है, TH के। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिप्लेस्ड P2V2 विद MR TH। ओके, सिमिलरली जब मैं फाइंड आउट करूंगा 4 to 1 प्रोसेस, 4 to 1 अगेन फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो Q 4 to 1 शुड बी इक्वल टू Z du प्लस W 4 to 1, ठीक है। अगेन इट इज 0 बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, आइडियल गैस है, तो Q4 to 1, ठीक। अब देखो ध्यान रखना, Q4 to 1 बेटा हीट रिजेक्ट हो रही, ठीक है। तो हीट रिजेक्ट हो रही है, सो देन व्हाट यू हैव टू टेक, Q नेगेटिव साइन, ठीक है। नाउ इफ आई वुड टेक नेगेटिव साइन, सो W4 to 1 क्या आएगा, P4 V4, ठीक है, P4 V4 ln फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, मतलब V1 by V4, ठीक है। अगेन P4 V4 आई कैन राइट MR TL और ln V1 by V4, ठीक है। इस इन वैल्यूज को उसमें रखो, ऊपर एफिशिएंसी वाली इक्वेशन में, तो ईटा विल बी 1 माइनस MR TL ln V4 by what, V1, सॉरी V1 by V4 है ना, हाँ V1 by V4 है। ओवर MR TH ln what is this, V3 by V2, ठीक है। MR से MR कैंसिल, TL ओवर TH, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट अस कंसीडर फॉर प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 इज adiabatic, reversible adiabatic. We know that for the adiabatic process the relation between temperature and process is T2 by T1 is equal to V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1, ये हमने प्रूफ करा हुआ है ऑलरेडी। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। सो वी नो दैट T2 इज TH and T1 is TL is equal to V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, दिस इक्वेशन 1। नाउ
process 3 to 4. So for 3 to 4 again T4 by, let us say T3 लिखो इसको, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा. T3 by T4 should be equal to V4 by V3 की पावर गामा माइनस 1. T3 पे टेम्परेचर कितना है? 2 to 3 टेम्परेचर TH है. 1 to 4 टेम्परेचर क्या है? TL. शुड बी इक्वल टू V4 by V3 की पावर गामा माइनस 1. ठीक है. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से क्या आ रहा है? TH by TL, TH by TL, लेफ्ट हैंड साइड सेम है. इसका मतलब आई कैन राइट V1 by V2 शुड बी इक्वल टू V4 by V3. ठीक है. So from here I can write V3 by V2 should be equal to V4 by, क्या लिखा? V3 by V2 is equal to V4 by V1. आ रहा है समझ में? इस V3 को मैं उधर उठा के ले गया और इस V1 को इधर उठा के ले गया, तो V3 by V2 is equal to V4 by V1. ठीक है. ये क्वेश्चन मेरी थर्ड. एफिशिएंसी इक्वेशन क्या आ रही है इसमें? अच्छा हाँ, एक चीज़ माइनस साइन और आना चाहिए ना. ये माइनस साइन हमने कंसिडर नहीं किया यहाँ पे बेटा. ठीक है. तो जैसे इस माइनस साइन को हटाओगे क्या आ जाएगा? ये Q421 क्या आ जाएगा? MRTL ln V4 by V1. आ रहा समझ? माइनस साइन से इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? V4 by V1 हो जाएगा. ठीक. तो यहाँ पे सिंपल V4 by V1. ठीक है. नाउ V4 by V1 इज इक्वल टू V3 by V2. सर V4 by, हाँ सर वो एफिशिएंसी का फार्मूला में 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड होता है. हाँ. हीट रिजेक्टेड तो माइनस साइन को इंक्लूड करके है. क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा है कि एफिशिएंसी की जो फार्मूला है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, हाँ तो हीट रिजेक्टेड जो है वो तो माइनस साइन को इंक्लूड करके है ना. हाँ. तो फिर यहाँ पर माइनस साइन अलग से क्यों? माइनस जैसे साइन कि अलग. माइनस Q4, जैसे कि पहले जो लिखा हुआ था माइनस Q421, हाँ. वो माइनस Q421 की जो भी वैल्यू आ रही थी ln तो V1 बेटा by फिर यहाँ पे V4, अगर आप माइनस Q4 यहाँ लेके चल रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव करना पड़ेगा ना आपको. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस Q रिजेक्शन क्या है? 421 है. ठीक है. और Q एडिशन क्या है? Q 2 तो कहाँ से कहाँ तक है? 2 to 3 है. ठीक है. अब अगर आप -42 लेके चल रहे हो तो फिर आप इस इक्वेशन को पॉजिटिव लेके चलना पड़ेगा. ये आएगा Q421 डिवाइड बाई Q223. समझ रहे हो? तो अगर आप यहाँ साइन कंसीडर लेके नहीं चलोगे तो यहाँ आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हो कि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव साइन की वैल्यू के साथ यही वैल्यू पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन में. आ रहा है समझ में? हेलो. यस. ठीक है. सो V4 by V1 विल कैंसिल आउट V3 by V2. तो यहाँ पे बच्चे क्या ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TL by TH, and this eta is for Carnot. Don't forget that. This form of efficiency, this formula for efficiency is applicable for only Carnot engine. ठीक है. और बाद में हम देखेंगे कि रिवर्सिबल इंजन के लिए भी है. ठीक है. सो एप्लीकेबल फॉर Carnot और रिवर्सिबल हीट इंजन. ठीक है.
क्योंकि रिवर्सिबल किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कार्नोट साइकिल में जितने भी प्रोसेस है सब क्या है, रिवर्सिबल है। सो दैट्स वाई अगर कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन होगा तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा और कार्नोट साइकिल के लिए भी एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, ठीक है। बट किसी और इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है कि रिवर्सिबल हीट इंजन है तब तक यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन है? एनी प्रॉब्लम? Okay. The next is Carnot principles. Okay. First principle is efficiency of an irreversible heat engine cannot exceed the efficiency of a reversible engine operating between same temperature reservoir. ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो इंजन है, फर्स्ट वन इज रिवर्सिबल इंजन एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल इंजन, ठीक है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज सेइंग दैट एफिशिएंसी ऑफ एनी इरिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल हीट इंजन कैन नॉट एक्सीड, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकती एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन के विच इज ऑपरेटिंग इन अ सेम, ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर रिजर्वायर्स, ठीक है। तो उसको प्रूफ कैसे करें, स्टेटमेंट तो बोल दिया बट हाउ ही प्रूव्ड दैट, ठीक है। प्रूफ करने के लिए क्या करा, सबसे पहले टू इंजन ठीक है, वन इज रिवर्सिबल एंड सेकंड वन इज इरिवर्सिबल, ठीक है। दोनों साइकिल में वर्क कर रहे हैं, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ हीट इनपुट कराई दोनों को, ठीक है। दिस इज टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, दिस इज लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक। अब ऑब्वियस सी बात है कि हीट तो इनपुट सेम अमाउंट कराई है, जो इरिवर्सिबल हीट इंजन होगा उसका वर्क आउटपुट कुछ और होगा, मान लो डब्ल्यू डैश है, दैट इज इरिवर्सिबल, डब्ल्यू डैश भी मत लिखो, डब्ल्यू इरिवर्सिबल लिख दिया हमने, काफ़ी है उतना, ठीक है। एंड हीट रिजेक्शन भी डिफरेंट, इट विल बी क्यू इरिवर्सिबल। सिमिलरली जब मैं इसकी बात करूंगा तो इट विल बी डब्ल्यू रिवर्सिबल एंड क्यू रिवर्सिबल, ठीक है। सबसे सिंपली हमने क्या करा है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन कंसीडर किया, एक रिवर्सिबल हीट कंडीशन कंसीडर किया, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट इनपुट करा रहा हूं मैं सेम टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक रिवर्सिबल है तो एक इरिवर्सिबल है, तो दोनों के वर्क में डिफरेंस होगा, वर्क आउटपुट में,
अब वर्क आउटपुट में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, जो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में वो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट efficiency of reversible engine should always be greater than efficiency of irreversible engine, ठीक है। ये मतलब हुआ स्टेटमेंट का। अगर हम इसका उल्टे को, इसका रिवर्स अज्यूम कर लूँ मैंने लेट अस अज्यूम कि efficiency of irreversible engine is greater than efficiency of reversible engine, मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने कहा जो कार्नोट बोल रहा है that is not true, we are assuming that efficiency of irreversible engine is greater than efficiency of reversible engine, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, W irreversible divided by Q should be equal to W reversible divided by Q. So from here we will get W irreversible is greater than W reversible, ठीक है। मतलब ये जो वर्क आउटपुट मिल रहा है आपको W irreversible, इट इज ग्रेटर देन W reversible, ये वर्क आउटपुट इससे ज़्यादा है, ठीक है। सो हमने नेक्स्ट में क्या किया, सिंपल इसी डिवाइस को उठाया, सेम थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है, दिस इज TH, दिस इज TL, ये आपका Q हीट इनपुट जा रहा है और Q इरिवर्सिबल आ रहा है, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो बेटा, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब होता है कि मैं रिवर्स डायरेक्शन में भी इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं अगर डायरेक्शन चेंज कर दूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब कि जिस डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है विदाउट एनी इफेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो सेम गोज विद रिवर्सिबल साइकिल, इफ अ साइकिल इज रिवर्सिबल इट कैन ऑपरेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट कैन ऑपरेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग अभी जब हीट इंजन पढ़ते हैं तो कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, जब हम हीट पंप पढ़ेंगे और रेफ्रिजरेटर आप लोग पढ़ते हैं जाके रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो वहाँ पे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, मीन्स बस कार्नोट साइकिल को रिवर्स कर दी, डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, ठीक है। बिकॉज इट इज रिवर्सिबल साइकिल, तो डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे सब, तो बस क्या होगा, जो भी हीट इंटरेक्शन हो रहे हैं और वर्क इंटरेक्शन हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक। तो हीट अभी नीचे आ रही थी, अब क्या हो जाएगी, अपवर्ड। सिमिलरली क्यू रिवर्सिबल नीचे आ रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, अब इसको ये एक्सट्रैक्ट करने लगेगा। वर्क आउटपुट मिल रहा था, अब वर्क इनपुट देना पड़ेगा, W रिवर्सिबल, ठीक है। अब देखो ये जो इरिवर्सिबल वाला इंजन है, यहां से मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, अभी भी W इरिवर्सिबल, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उस वर्क आउटपुट का कुछ पार्ट इसको दे दिया, W इरिवर्सिबल, आ रहा है समझ में। जो ये इरिवर्सिबल वाला इंजन था इसमें वर्क आउटपुट मिल रहा था, इसको मैंने चेंज नहीं किया, इसको अभी भी वही इंजन ही रखा है, रिवर्स नहीं कर सकता मैं क्योंकि इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इसको रिवर्स, इसका वर्क आउटपुट जो मिल रहा था उसका मैंने वर्क आउटपुट किसको दे दिया, रिवर्सिबल इंजन को, सॉरी जो मैंने, अब ये हीट पंप हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी, ठीक है। तो इसका वर्क आउटपुट कुछ जो आ रहा था उसमें से कुछ पार्ट मैंने इसको दे दिया, क्योंकि मुझे पता है कि W इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन W रिवर्सिबल, तो मतलब W रिवर्सिबल अमाउंट में अगर दे भी रहा हूँ तब भी कुछ ना कुछ अमाउंट मेरे पे बच रहा होगा, बच रहा होगा या नहीं बच रहा होगा। अगर ये 10 किलो जूल है और ये 8 किलो जूल है तो 10 किलो जूल इज ग्रेटर देन 8 किलो जूल। सो इफ आई एम गिविंग दिस total 10 kilo, out of 10 kilojoule I am providing 8 kilojoule to this heat pump, so still I am getting 2 kilojoule output, okay. So I can write W irreversible minus W reversible, this much amount work I am still getting, ठीक है। तो अब ये कंडीशन फुल कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या, मैंने क्या करा, अगेन
इस पूरे सिस्टम को एज अ होल देखा, ठीक है। तो जब इस पूरे सिस्टम को एज अ होल देखोगे तो देखो बेटा, आपको दिख रहा है कि हीट एनर्जी ये क्यों रिजेक्ट कर रहा है और ये इंजन क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इस थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की जरूरत है नहीं। सिंपल क्या करूंगा मैं, इस हीट पंप को डायरेक्टली कनेक्ट कर दूं मैं इस इंजन से, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से इंटरेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। डायरेक्टली मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, ठीक। तो अब ये जब जो नेट क्या कहते हैं डिवाइस बनी, वो क्या कर रही है, एक लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रही है। देखो यहाँ जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्यू रिवर्सिबल और क्यू इरिवर्सिबल दोनों डिफरेंट है। सो आई कैन नॉट से दैट इट इज जीरो। सो यहाँ पे नीचे लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले से क्या हो रहा है, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है। क्यू ऊपर जा रहा है, क्यू नीचे आ रहा है, नो इंटरेक्शन, जीरो। और स्टिल आई एम गेटिंग सम वर्क आउटपुट, this much work output I am getting from the device. Which principle it is violating? It is violation of Kelvin Planck's statement. आ रहा है समझ में? So, मतलब जो मेरा अजम्पशन था, जो मैंने अजम्पशन लिया, ये यहाँ पे जो अजम्पशन लिया मैंने, इस अजम्पशन से जब मैंने आगे क्या कहते हैं कुछ एनालिसिस किया, तो मुझे वो एनालिसिस कहाँ पे लीड कर रहा है, मुझे केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है। दैट मीन्स ये अजम्पशन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसका रिवर्स, व्हाट इज ईटा रिवर्सिबल शुड बी लेस देन ईटा इरिवर्सिबल। ओह, फिर से वही लिख दिया मैंने। दैट मीन्स ईटा रिवर्सिबल शुड बी ग्रेटर देन ईटा रिवर्सिबल, दिस शुड बी द केस। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? कोई चीज समझ में ना आई हो किसी को भी, क्विकली बताओ। ओके, next principle is the efficiencies of all reversible heat engines operating between same two reservoirs are same, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट में था वो कंपैरिजन हो रहा था आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन के बीच में, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट रिवर्सिबल इंजन हैं, ठीक है, और वो सेम टेम्परेचर रिजर्वायर के बीच में वर्क कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी हमेशा सेम होगी। आ रहा है समझ में? द सेकंड, थर्ड क्यों लिख दिया यार मैंने? द सेकंड प्रिंसिपल इज, इफ आई हैव टू reversible heat engine which is operating between the same temperature reservoir, then the efficiency of the both reversible heat engine will be same, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट अस से कि दो रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो मैंने कहा कि रिवर्सिबल 1 एंड ईटा रिवर्सिबल 2। लेट अस कंसीडर कि किसी एक रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी मैंने ज़्यादा एज्यूम कर ली, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस एफिशिएंसी को ज़्यादा एज्यूम करूंगा, सेम वही कि सेम हीट इनपुट दूंगा दोनों में, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एफिशिएंसी को एक को ज़्यादा एज्यूम कर लिया,
लेट अस अज्यूम, ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ईटा रिवर्सिबल 1 इज इक्वल टू ईटा रिवर्सिबल 2। ये स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैंने अज्यूम क्या किया कि ईटा रिवर्सिबल 1 इज इक्वल टू ईटा रिवर्सिबल और ग्रेटर देन ईटा रिवर्सिबल 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय रिवर्सिबल हीट इंजन फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय रिवर्सिबल हीट इंजन सेकंड, ठीक है। सर आवाज कट कट के आ रहा है सर। हेलो, आवाज कट कट के आ रही है, होना तो नहीं चाहिए ऐसा यार। चलो वैसे भी लगभग खत्म ही हो गया है, अब ठीक आ रही है सर। कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, देखो इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। रूम अभी क्लास खत्म होने के बाद इस इवनिंग की क्लास में पूछूंगा, बस बुक की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। खुद से जैसे अभी हमने पीछे प्रूफ किया है, अरे अच्छा ये प्रूफ किया जैसे, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है सर। हेलो सर आवाज कट रही है सर। यार आवाज कट क्यों रही है, 2 मिनट रुको, 2 मिनट प्रॉब्लम रुको, आ रही सर आवाज पूरा कट रही वेट अ है। मिनट, वेट अ मिनट। ओहो फोन से कनेक्ट नहीं रही है।